Hello friends, after the factors influencing the rate of transpiration, we are going to talk about the physiological experiment. वाष्पोजन की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के उपरांत अब हम कार्य की प्रयोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं। कार्य की प्रयोग का मतलब the experiments which can be demonstrated in the lab, वे प्रयोग जिन्हें हम प्रयोगशाला के अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड योर फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। सपोज करो पहला वाला एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं मैं, 4 लीफ एक्सपेरिमेंट, 4 पर्ण प्रयोग। एक डंडा लिया, एक इधर लिया, इसको इधर खड़ा किया, इसको इधर खड़ा किया, बीच में एक रस्सी बांधी और उस रस्सी पर हमने 4 पत्तियां टांग दी, जो ए थी, बी थी, सी थी और डी थी। इसकी दोनों सतहों पर, ऊपर भी और नीचे भी हमने वैसलीन लगा दी। ओके, और इसके ऊपर हमने केवल डॉर्सल सरफेस पे वैसलीन लगाई, इस पर हमने वेंट्रल सरफेस पर वैसलीन लगाई और डी वाली पत्ती पर कुछ भी नहीं लगाया। तो बताओ कौन सी पत्ती सबसे पहले सूखेगी, विल्ट होगी, म्लानता प्रदर्शित करेगी? तो इसका आंसर होगा क्या? अब आप कैसे आंसर दोगे, क्योंकि मैंने ये तो बताया ही नहीं कि वो डाइकॉट लीफ है कि मोनोकॉट लीफ है। मान लो वो डाइकॉट पत्ती है, डाइकॉट लीफ है, और डाइकॉट लीफ में मैंने कहा था कि निचली सतह पर रंध्रों की संख्या, स्ट्रोमेटा की संख्या अधिक होती है और ऊपर कम होती है। इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हमने पोटैटो टाइप कहा था, और पोटैटो टाइप का जो वितरण होता है, क्वेश्चन आ चुका है, यह मोस्ट कॉमन होता है। सबसे सामान्य प्रकार का वितरण पोटैटो प्रकार का होता है। तो भाई इसमें तो रंध्र सारे ही खुले हुए थे, तो जल्दी से वाष्पोजन जगह सूख जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट ये सूखेगी। अब बताओ कौन सी सूखेगी? अब जो है ये वाली सूखेगी, क्योंकि आपने ऊपर वाली सतह के ऊपर वैसलीन लगाई, तो नीचे तो रंध्र ज़्यादा है, तो वहां से जल्दी पानी निकलेगा, तो फिर ये सूखेगी। इस वाली के अंदर हमने जो है वेंट्रल पर लगा दिया वैसलीन, ऊपर नहीं लगाया है, यानी कि अधिक रंध्र तो बंद हो गए, कम, तो इसमें नंबर 3 पे जाएगा। और इसमें तो वाष्पोत्सर्जन होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर भी वैसलीन लगाई है और नीचे भी वैसलीन हमने लगाई है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, सी, डी, बी, सी, ए, ये इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गया? अब हम बात करने जा रहे हैं कि वाष्पोत्सर्जन की दर को और कौन सी विधि से ज्ञात किया जा सकता है। एक्चुअली इट वाज यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रोमेटा, रादर वी शुड से। अगर ये एक बीज पतली पत्ती होती तो दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या बराबर होती, ओट टाइप। अब दूसरा हम बात करने जा रहे हैं बाय वेइंग, यानी कि तोल कर, बाहर लेकर। तो हमने क्या किया? एक गमला लिया, गमले में ये पौधा था, इस पौधे का आरंभिक वेट, आरंभिक भार हमने W1 निकाला, और सुबह सुबह ताज़ा फ्रेश वेट मॉर्निंग में सबसे अधिक होता है, क्योंकि रात भर पानी का
लॉस नहीं होता है। तो ताज़ा बाहर सबसे अधिक कब होता है? मॉर्निंग में, सुबह। तो मॉर्निंग के अंदर हमने इसका वेट ले लिया और फिर इसको नून आवर्स में रखा पौधे को, ये रे ये रे ये रे। तो सुबह से जब सूरज उगना शुरू होता है तो दोपहर तक काफ़ी तापक्रम हो जाता है और उसी तापक्रम के अंदर जल का निष्कासन होता है। तापक्रम जो है मुख्य कारक है वाष्पोषण की दर को प्रभावित करने वाला। तो इसमें से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन तगड़ी हुई और 2 घंटे बाद हमने इसके भार को देखा। तो बताओ किसका भार, कौन सा भार अधिक होगा, W1 या W2? W1 अधिक होगा। W2 में से तो पानी निकल चुका है। तो कितना पानी निकला? W1 माइनस W2 इज इक्वल टू डेल्टा W। माना कि यह T समय में डेल्टा W निकला, तो एक समय के अंदर, इकाई समय के अंदर कितना निकला? इतना निकला। इससे हम वाष्पोत्सर्जन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब आप आइए यहां पर। अब अपन बात करेंगे तीसरा, पोटोमीटर is used to measure the rate of transpiration. पोटोमीटर कई प्रकार का होता है। जैसे गैनोंग साहब ने बनाया तो उसको गैनोंग्स पोटोमीटर कहते हैं, और फार्मर ने बनाया तो उसको फार्मर्स पोटोमीटर कहते हैं। अब ये जो पोटोमीटर है ये कांच का बना हुआ उपकरण होता है और इसको ओपन फील्ड में, खुले मैदानों में, ये भी खुले मैदान में किया था। 4 लीफ एक्सपेरिमेंट भी खुले मैदान में किया था। खुले मैदानों में रखकर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। ओके, अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये कांच का बना हुआ उपकरण होता है। ये रहा, ये कांच का बना हुआ उपकरण होता है। इसके अंदर यहाँ पर जिस पौधे की वाष्पोषण की दर निकालनी है उसको रख दिया जाता है। यहाँ पर होती है स्टॉप कॉक, बटन होता है खोलने का और बंद करने का ताकि पानी इसके अंदर आ सके। और ये जो है इसके अंदर ये पानी भरा हुआ रहता है। यह रिजर्वॉयर के रूप में काम करता है, पानी को संचित करके रखता है, तो इसको बोलते हैं रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर में से जब पानी इधर करना होता है इसको खोल देते हैं, पानी इधर से होता हुआ इधर चला जाता है। अब चला गया, फिर बंद कर दिया हमने। बंद करने के बाद ये पानी जो है इस अंशांकित नलिका में से होकर गुजरेगा जब वाष्पोत्सर्जन होगा। तो ये 10 सेंटीमीटर की होती है, ये 10 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर की ये ट्यूब होती है।
अब आपने वाष्पोजन की दर निकालनी है, तो इसके नीचे एक बीकर रख दिया जाता है। क्या रखते हैं? बीकर। और इस बीकर के अंदर कलर्ड वाटर होता है, यानी कि रंगीन पानी होता है। अब वाष्पोत्सर्जन हुआ तो यहां से अवशोषित हुआ, यहां से गया और यहां से बाहर निकल गया। तो पानी जो होता है वो चढ़ने लगता है। जैसे ही पानी चढ़ता है तो यहां पर एक एयर बबल यानी कि वायु का बुलबुला बन जाता है। अब पानी चढ़ता जा रहा है तो बुलबुला भी आगे आधा जा रहा है। अब ये बुलबुला 0 पर आ गया, ये आ गया, और यहां पर आते से ही हम लोग स्टॉप वॉच चला देते हैं और टाइम नोट करना शुरू कर देते हैं। ये बुलबुला यहां से लेकर 10 सेंटीमीटर पर यहां पर अगर t सेकंड में आया तो बताओ कितने पानी का वाष्पोत्सर्जन हुआ। अब इसको ऐसे सीखेंगे हम। ये हमारी ट्यूब थी 10 सेंटीमीटर की, ओके। अब जो है इस ट्यूब का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। और कितना आयतन निकलेगा? तो ट्यूब की लंबाई कितनी हुई? L, वो L हो गई। यानी कि 10 सेंटीमीटर वाली ट्यूब के अंदर इतने पानी का निष्कासन हो गया, ये इसका आयतन है। तो t सेकंड के अंदर कितना पानी निकला? पाई आर स्क्वायर L। तो 1 सेकंड के अंदर पाई आर स्क्वायर L अपॉन T इसका आंसर होगा। पाई आर स्क्वायर L क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन है, तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड। तो वाष्पोत्सर्जन को, दर को नापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो आंसर हुआ क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? अब एक और प्रयोग होता है यह चेक करने के लिए कि पत्ती की कौन सी सतह पर रंध्रों की संख्या ज़्यादा होती है। सो दिस इज योर फोर्थ वन। एट विच सरफेस ऑफ लीफ नंबर ऑफ स्टोमेटा आर मोर। पत्ती की कौन सी सतह पर रंध्रों की संख्या ज्यादा है? ये तो मालूम है, द्विबीजपत्री में नीचे ज्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं। एक बीजपत्री के अंदर दोनों सतहों पर बराबर होते हैं। अब आपको उसने आप पत्ती दे दी और बोला बताओ इसमें कौन सी सतह पर रंध्रों की संख्या ज्यादा है या कम है या बराबर है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग कोबाल्ट क्लोराइड मेथड से यूज करते हैं। इसके लिए हमने पत्ती को लिया, पत्ती की दोनों सतहों पर हम फिल्टर पेपर लगा देंगे, पेपर स्ट्रिप लगा देंगे। तो ये हमने सफ़ेद स्ट्रिप ली, वाइट पेपर, और इसको CuCl2 के सॉल्यूशन में डाला, ये रहा। तो CuCl2 का सॉल्यूशन कैसा होता है? नीला होता है। तो ये नीला हो गया साहब,
ये नीला हो गया। तो पेपर जो डालेंगे वो भी नीले हो जाएंगे, ये भी नीले हो गए। अब इन पेपरों को निकाला, कोबाल्ट क्लोराइड के जो सूखे क्रिस्टल्स होते हैं वह गुलाबी होते हैं, पानी में डालने पर ब्लू होते हैं, और इसको पानी में डाला तो इसका रंग जो है वह गुलाबी हो गया। तो ये गुलाबी फिल्टर पेपर हम लोग यहाँ लिया है, पिंक पेपर्स। इनको सुखाया यानी कि ड्राई किया, शुष्क किया, तो सूखने पर ये कैसे हो जाएंगे? नीले। दोबारा कोबाल्ट क्लोराइड के क्रिस्टल्स कैसे होते हैं? ब्लू। पानी में घोलने पर वो कैसे हो जाएंगे? लाल। घोल मिलेगा, लाल घोल में सफ़ेद पेपर को डालेंगे तो लाल हो जाएंगे, गुलाबी हो जाएंगे पिंक पेपर। सुखाया तो वापस ब्लू हो गए। अब इन पेपर्स को मैंने पत्ती के दोनों सिरों पर लगाया, एक ये लगाया और एक ये लगाया, और इसके ऊपर ये स्लाइड लगा दी, कवर स्लाइड, और फिर रबर बैंड से बांध दिया, और फिर इसको प्रकाश के अंदर मैंने रख दिया। तो यदि निचली सतह वाला फिल्टर पेपर पहले गुलाबी हो गया तो वह द्विबीजपत्री पर्ण है, क्योंकि निचली सतह पर रंध्रों की संख्या ज़्यादा होती है। और अगर दोनों फिल्टर पेपर एक साथ गुलाबी हो गए तो वह एक बीजपत्री पर्ण है। ओके, चलिए साहब, अब हम बात करेंगे एक और विधि की। वो विधि क्या है देखते हैं। ये विधि जो होती है, ये सारे एक्सपेरिमेंट हमने खुले मैदान में किए थे, ओपन फील्ड में। लेकिन अगर आपको प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नापनी है तो आपको एक नया मेथड यूज करना पड़ेगा। व्हेन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन is measured in lab, then Kuwit's method is used. कुविट का मेथड अपनाया जाता है। बात समझ में आ गई? ये हमको बताना था। तो ये सब कहानी तो हुई ट्रांसपिरेशन की। अब मैं आपको बिंदु स्राव यानी कि गट्टेशन बताने जा रहा हूं। गट्टेशन, ओके? सो दिस इज योर गट्टेशन, जिसे हम बिंदु स्राव कहते हैं। यह शब्द जो था वह बर्गर स्टीन ने दिया था। बर्गर स्टीन द्वारा। गट्टेशन जो होता है वो वाष्प, उसमें पानी भी बाहर निकलेगा और लवण यानी कि सॉल्ट भी बाहर निकलेगा। तो ये वाष्पोत्सर्जन जो था वो तो रंध्र स्टोमेटा के द्वारा होता है, और गट्टेशन यानी कि बिंदु स्राव जो होता है वो हाइड्रोथोड के द्वारा होता है। तो इट अकर्स बाय हाइड्रोथोड। किसके द्वारा होता है ये?
जल रंध्र के द्वारा होता है। हाइड्रोथोड मतलब जल रंध्र के द्वारा। ये हाइड्रोथोड कहाँ उपस्थित होते हैं? ये आपकी पत्ती है और ये पत्तियों की शिराएं हैं, और इन शिराओं के अंतिम सिरों पर हमको ये रंध्र मिल रहे हैं, जिन्हें हम लोग हाइड्रोथोड कहते हैं। यानी कि हाइड्रोथोड दे आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड्स ऑफ द वेन। शिराओं के अंतिम सिरों पर पाए जाने वाले रंध्रों को हाइड्रोथोड कहते हैं। हाइड्रोथोड में अगर हम देखें तो ये लोग घास बताया करते हैं, दिस इज योर ग्रास, और यहां पर आपको ये हाइड्रोथोड देखने को मिल रहा है। मिल गया? अब इस वाले पोर्शन को मैं बड़ा करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये रहा, ये रहा। तो ये तो क्या हो गया बेटा? हाइड्रोथोड हो गया। हाइड्रोथोड के नीचे आपको एक उपरंध्रीय गुहा यानी कि सब स्टोमेटल कैविटी पाई जाती है, विच इज लाइंड बाय लूज लेयर ऑफ सेल्स, जो कि विरल कोशिकाओं की एक परत के रूप में से अस्तरित होती है। इसको हम लोग एपिथीम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है। अब गट्टेशन में दो चीजें निकलती हैं, वाटर भी निकलता है और सॉल्ट्स भी निकलते हैं। जबकि वाष्पोत्सर्जन के अंदर केवल जल का निष्कासन होता है, और गट्टेशन के अंदर जैसे हमारा पसीना निकल रहा है, गट्टेशन का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, बट इट इज नॉट अ प्लांट। इसमें पानी भी है और लवण भी है, वाटर भी है और सॉल्ट भी है। तो कौन सा हानिकारक ज्यादा हुआ? गट्टेशन ज्यादा हानिकारक हो गया, क्योंकि इसमें पानी के साथ में सॉल्ट भी निकल रहे हैं, जबकि ट्रांसपिरेशन में तो केवल वाटर का निष्कासन हो रहा था। ट्रांसपिरेशन जो हो रहा था वो स्टोमेटा से, रंध्रों से होता था, और गट्टेशन जो हो रहा है वो हाइड्रोथोड से हो रहा है। स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होती हैं, लेकिन हाइड्रोथोड के अंदर गार्ड सेल्स नहीं होती हैं। नो गार्ड सेल्स, द्वार कोशिकाएं नहीं होती हैं। अब बात यह हुई कि गट्टेशन होता कब है? पानी का अवशोषण तो हो गया अधिक और बाहर नहीं निकला, तो एक दाब उत्पन्न होगा, रूट प्रेशर डेवलप होगा, और उससे वो पानी जो है बाहर निकलेगा। यानी कि व्हेन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लेस देन रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, देन गट्टेशन अकर्स। गट्टेशन इज मोर हार्मफुल देन द ट्रांसपिरेशन। बर्गर स्टीन ने यह शब्द दिया था। एक पौधा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोलोकेशिया एंटीकोरम। इसके अंदर तो गट्टेशन होता ही रहता है। इन कोलोकेशिया एंटीकोरम गट्टेशन इज अ कॉमन प्रोसेस। ओके, तो ये कहानी है गट्टेशन की। अब एक पॉइंट बात करने जा रहा हूं कि इससे तो कोई फायदा हुआ नहीं, दोनों लॉस हो रहा है, लेकिन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन? वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? तो आंसर है इट हेल्प्स इन सॉल्ट स्टोरेज। ये लवण संचय के अंदर सहायक होता है।
95%, very important point, 95% of water is absorbed passively due to transpiration. यानी कि 95% जल अपने आप ही मूल के द्वारा अवशोषित हो जाता है वाष्पोत्सर्जन के कारण। तीसरा पॉइंट, कूल एनवायरमेंट, यह आंतरिक वातावरण को ठंडा रखता है। चौथा पॉइंट, इट मेंटेन्स टर्जिडिटी, यह स्फीतता को बनाए रखता है। कि पानी का एब्जॉर्प्शन होगा तो सेल में जाएगा ही, सेल में जाएगा तो वो टर्जिड रहेगी, स्फीत रहेगी। वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो अवशोषण नहीं होगा। पहले ये माना जाता था कि पादप के द्वारा जो जल अवशोषण होता है वह ट्रांसपिरेशन के कारण होता है। ओके, अभी भी कहते हैं लोग बात, लेकिन कुछ किताबें कहती है कि इट मेनली डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। पानी ज़्यादा बाहर होगा, सेल में कम होगा, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वो अपने आप ही चला जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन देयर? सो प्रीवियसली इट वाज अज्यूम्ड दैट the water absorption occurs due to transpiration pull, but nowadays they say that it depends on the quantity or the concentration of the water molecules. Okay? अब बात चलेगी हमारी विल्टिंग के ऊपर। विल्टिंग, विल्टिंग को बोलते हैं मलानता। विल्टिंग, मलानता, मुरझाना रादर वी कैन से। ये तीन प्रकार की होती है। एक कहलाती है इंसिपिएंट, यानी कि आरंभी। दूसरी कहलाती है टेम्पररी, यानी कि अस्थाई। और तीसरी कहलाती है परमानेंट, यानी कि स्थाई। इंसिपिएंट का मतलब जैसे आरंभिक, अभी एकदम गर्मी मिली हुई, टेम्परेचर बढ़ा तो थोड़ा सा निष्कासन हो गया, या थोड़ी सी प्यास अपने को लगी, तो बोले यार प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, तो आप थोड़ा सा मुरझा गए। लेकिन उससे आपकी उपापचय क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यू विल बी एबल टू सर्वाइव। उसी प्रकार से पौधा भी, थोड़ा सा जल हानि अगर हो जाती है तो थोड़ी सी उसके अंदर मलानता यानी कि मुरझानापन देखा जाता है, जो कि रिकवर हो जाएगा। अगर वो पानी पी लेगा तो सर प्यास बुझ गई। अब आता है टेम्परेरी। सपोज करो इंसिपिएंट के बाद में आपको पानी नहीं मिला, जल को, पौधे को, और फिर काफी देर तक नहीं मिला, तो आप भी बेचैन हो जाओगे, यार 1 घंटा हो गया पानी नहीं मिली मेरे को। लेकिन अगर पानी मिल गया, ये हुई तुम्हारी टेम्परेरी। लेकिन अगर पानी मिल गया तो वापस आप टर्जिड हो जाएंगे। उसी प्रकार से परमानेंट को लो। परमानेंट में तो क्या होगा, जल हानि के बाद में पौधा पूर्णतः मुरझा जाएगा अगर उस जल का अवशोषण पुनः नहीं हुआ तो। यानी कि इसको तो आप जल अवशोषण से दूर कर लोगे, टेम्पररी को भी आप जल अवशोषण से दूर कर लोगे, लेकिन परमानेंट को आप जल अवशोषण से दूर नहीं कर पाओगे। ओके, अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं बेटा, जैसे कि कर्टिस, दीज आर योर स्पेशल पॉइंट्स। कर्टिस ने कहा कि ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल, कि ट्रांसपिरेशन जो है वह एक आवश्यक अपराध है। बात ऐसे हुई, मैंने पौधे से बोला कि यार रूट तो बेचारी पानी एब्जॉर्ब करती है,
और पत्तियां ऊपर से बाहर निकाल देती हैं। तो पत्तियों ने बोला सर ये ट्रांसपिरेशन कर रहा है, और ट्रांसपिरेशन के कारण ही तो 95% पानी अवशोषित होता है, और अगर वो अवशोषित नहीं होगा तो अंदर की उपापचय क्रियाएं कैसे संपन्न होंगी। इसलिए वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक अपराध यानी कि नेसेसरी इविल कहा गया। इसी के साथ में कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है कि जो चार्ज्ड कोशिका भित्ति होती है उसके बीच में से वाटर मॉलिक्यूल गुजरता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। और एक होता है इलेक्ट्रोपोरोसिस। इलेक्ट्रोपोरोसिस जो होता है उसमें चार्ज्ड वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वह गुजरता है। एक होता है ट्रांसपिरेशन फ्लक्स, एक होता है ट्रांसपिरेशन रेशियो। ऐसे कई टर्म्स इससे संबंधित होते हैं। अब हमारा यहां पर आकर यह ट्रांसपिरेशन वाला पोर्शन समाप्त होता है, जिससे अब इसके आगे हमारा नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन यानी कि खनिज पोषण। थैंक यू।